गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्त प्रशासन की। जो गुप्त राजा थे उनका प्रशासन कैसा था। तो प्रशासन ये था कि जो राजा था वो सबसे ऊंचा पद उसी का था, सर्वोच्च पद उसी का था। उसको राजा को मतलब वो देवी अवतार मानते थे कि भगवान का अवतार है, और उसकी आज्ञा ही कानून होती थी। उसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद थी, लेकिन वो उनकी सलाह माने या ना माने उसके ऊपर डिपेंड करता था। लेकिन जो राजा थे, गुप्त राजा, वो प्रजा को अपनी संतान समझते थे और उनका लालन पालन करना अपना कर्तव्य समझते थे। और उन्होंने राजाधिराज, परम देवता, परम भागवत की उपाधि भी की धारण की, सिक्के भी चलाए, बहुत सी शक्तियां प्राप्त की, लेकिन वो इन शक्तियों का कभी भी दुरुपयोग नहीं करते थे। और जो शासन था, जो प्रशासन था, वो धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार चलाते थे और प्रजा कल्याण, जन कल्याण अपना परम कर्तव्य, सबसे बड़ा कर्तव्य समझते थे। इसलिए क्योंकि वो प्रजा की रिस्पेक्ट करते थे, पब्लिक उनकी रिस्पेक्ट करती थी। तो उनकी सहायता के लिए अलग अलग मंत्री थे, 6 प्रकार के 6 मंत्री थे, और इस ग्रुप को बोलते थे मंत्री परिषद। क्या बोलते थे? मंत्री परिषद। तो सबसे पहला जो मंत्री था वो था संधि विग्रह। ये राजा को युद्ध तथा शांति के मामलों में सलाह देता था। उसके बाद महादंड नायक, ये चीफ जस्टिस समझ लो, मुख्य न्याय मंत्री। महाप्रतिहार, ये राजमहल का मंत्री था। दंड पाशिक, ये पुलिस विभाग का अधिकारी था। महाबालाधिकारिता, ये पैदल सेना, इन्फेंट्री का हेड था। महापीलुपति, ये हाथियों की जो सेना होती थी, हाथी सवार सेना, उसका प्रमुख था। महाअश्वपति, ये घुड़सवार सेना का प्रमुख था। तो ऐसे कुछ प्रमुख होते थे। अब क्योंकि गुप्त साम्राज्य बहुत विस्तृत था, इसलिए उन्होंने इसको अलग अलग प्रांतों में बांटा हुआ था। तो जो प्रांत है उसे देश या भुक्ति बोलते थे, ठीक है। और उसका जो हेड होता था उसे उपारिक, महाराज या कुमार मात्य बोला जाता था। उसका काम क्या था कि अपने राज्य में, अपने प्रांत में शांति स्थापित करना, जन कल्याण के कार्यों को देखना तथा देश की सुरक्षा करना, तथा जो राजा के फैसले हैं उनको अपने प्रांत में, अपने राज्य में लागू करवाना। उसके बाद स्थानीय प्रबंध, कि जो प्रांत था उनको अगर जिलों में डिवाइड था, तो जिले को बोलते हैं विश। जैसे ना अमृतसर डिस्ट्रिक्ट आ गया, जलंधर डिस्ट्रिक्ट आ गया, उसे अमृतसर विश, जलंधर विश बोलते थे, ठीक है। और जैसे अमृतसर एक हेड होता ना डीसी, उसे बोलते थे विशपति, उसे बोलते थे विशपति। और वह जिला अधिकारी दूसरे अधिकारियों की सहायता से जो जिले का शासन वो चलाता था। और आमतौर पर जो उपारिक होते थे, यानी कि प्रांत के गवर्नर समझ लीजिए, आज चीफ मिनिस्टर समझ लीजिए, वो ही नियुक्त करते थे। लेकिन कई बार जो सम्राट था, राजा था, उनको डायरेक्टली भी नियुक्त कर देता था। और जो आगे जिले थे, आगे नगरों तथा गांवों में बटे हुए थे। जैसे अमृतसर सिटी आ गया, अमृतसर अर्बन इसे बोलते हैं कल, अमृतसर रूरल आ गया। तो जो नगर का प्रमुख होता था, जैसे होता है कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या मेयर तो चुना जाता है, कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वो ऑफिसर होता है। तो इस प्रकार जो नगर का हेड होता था उसे बोलते थे पुरपाल, बोलते थे पुरपाल। और जो गांव का हेड होता था, जिसे आजकल हम सरपंच बोलते हैं, उस वक्त उसे ग्रामिक बोलते थे। और वो ग्राम कैसा, पंचायत, जैसे आजकल पंचायत है, पंच, वो पंचों की सहायता से, पंचायत की सहायता से गांव का प्रशासन चलाता था। और जो दूसरी सरकारें थी, चाहे विश की सरकारें हों या भुक्ति की सरकारें हों या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो गांवों के प्रबंध में ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करती थी। सो न्याय प्रबंध, राजा की अदालत, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इसके अलावा ये था कि जो उपारिक थे, विशपति थे, या गांवों में पंचायत थी, वो भी न्याय का काम करती थी। कानून ज़्यादा सख्त नहीं थे, ज़्यादातर जुर्माने किए जाते थे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार चोरी करता था, कोई अपराध करता था, उसके हाथ काट दिए जाते थे, तो या उसको कोई अंगहीन किया जाता था। तो थोड़ा दहशत भी सी। और इसलिए उस वक्त भारत में अपराध बिल्कुल ही नहीं थे। और लेकिन मृत्यु दंड किसी को नहीं दिया जाता था। और फाहन, जो एक चीनी यात्री था, गुप्त काल में भारत आया, कहता इतनी अच्छी शांति व्यवस्था कि वह सारा भारत घूमा, लेकिन कहीं उसका सामान चोरी नहीं हुआ, कहीं उसको लूटा नहीं गया, कहीं उसके साथ ठगी नहीं हुई।
उसके बाद आर्थिक प्रबंध। आर्थिक प्रबंध में जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो था लैंड रेवेन्यू, भूमि कर। ये कई जगह से 1/6 या 1/8 भी लिया जाता था। और जो राजे थे वो किसानों की भलाई के लिए और विशेष ध्यान दिया करते थे कि जैसे सिंचाई का प्रबंध करो ताकि किसानों की फसलों को भरपूर मात्रा में पानी मिले, फिर किसानों को कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। और जो उसका हिस्सा होता था जैसे 1/6 या 1/8 उसे बोलते थे भाग, उसे बोलते थे भाग। और इसके अलावा चुंगी कर, ऑक्टोराई, फिर जो अपराधियों से जुर्माना वसूल करते थे वो भी सरकारी खजाने में जाता था। जो हारे हुए शासकों से नजराना या धन प्राप्त किया जाता था वो भी सरकारी खजाने में जाता था। जो विदेशी राजदूत कोई उपहार लेके आता था राज्य में तो राजा उसको पर्सनल नहीं लेता जाता था, वो भी उसको सरकारी खजाने में जमा करवाता था। फिर जैसे जंगलों से आए, चारागाहों से आए, नमक की खदानों से आए, तो ये सारे जो थे वो सरकारी खजाने में जाते थे। देखिए कितनी अच्छी बात है कि अगर किसी राजा को उपहार मिला तो वो ये कहता था ये मेरा उपहार नहीं, ये जनता का उपहार है, और वो उसको सरकारी खजाने में सरकारी कोष में जमा करवाता था। और खर्च का होता था जन कल्याण, सड़कें बनाने में, मंदिर बनाने में, ठीक है, ब्राह्मणों को दान देने में, सैनिकों को वेतन देने में, सैनिक कर्मचारियों को वेतन देने में। लेकिन अपनी ऐशप्रस्ती गुप्त शासकों की बहुत ही कम थी। फिर सैनिक प्रबंध कि क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया तो सेना के बिना तो हो नहीं सकता। तो सेना में क्या था, पैदल सेना भी थी, घुड़सवार सेना भी थी, हाथी भी थे, रथ भी थे, और सैनिक जो जाता तलवार, भाले, तीर कमान आदि का प्रयोग करते थे, और सैनिकों को नकद वेतन दिया जाता था, ठीक है। और इस प्रकार अच्छे प्रशासन की वजह से वो एक विस्तृत तथा संगठित शासन स्थापित किया, लोगों को सुखी रखा। इसलिए आज भी गुप्त काल को स्वर्ण युग बोलते हैं। तो एक अगर हम कंपैरिजन करें, तुलना करें मौर्य शासकों की और गुप्त शासकों की, तो फर्क भी था कि जो गुप्त राजा बोलते वो राजा के दैविक अधिकार, तो उन्होंने उपाधि धारण की, परमेश्वर, महाराजाधिराज, परम बटारक। लेकिन मौर्य शासकों ने चाहे वो देवी सिद्धांत में विश्वास नहीं रखते थे, ना ही ऐसी उपाधियां उन्होंने कहीं स्थापित की। और जो गुप्त शासक थे उनकी सेना मौर्य राजाओं के प्रति बहुत कम थी। और जब मौर्य काल में जो ज़्यादा प्रेफरेंस थी वो रथों को दी जाती थी, गुप्त काल में घुड़सवार सेना को दी जाती थी। तो और गुप्त काल में दीवानी मुकदमे, सिविल मैटर्स अलग कर दिए गए और क्रिमिनल कोर्ट वो अलग कर दिए गए। तो दिस वाज ऑल अबाउट गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्त प्रशासन। तो इसको बेटा आप अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। क्लास में मैंने लेक्चर लिया था, तो थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।